पार्ट है वो पढ़ने जा रहे हैं। चलो, आपको किसी को एक पहले सिंपल इसकी डेफिनेशन बताती हूँ, उसके बाद हम लोग इसको स्टार्ट करेंगे। हमने लास्ट क्लास में पढ़ा था कि मौलिक अधिकार क्या है। देखो, भारतीय संविधान का पहला भाग जो बताता है कि संघ और राज्य क्या होता है। बेसिकली भारत जो है वो राज्यों का संघ है। आर्टिकल, और उसके बाद भारतीय संविधान का दूसरा भाग जो बताता है आपको कि नागरिकता क्या होती है, एकल नागरिकता का सिद्धांत क्या है। और भारतीय संविधान का तीसरा भाग जो बताता है कि मौलिक अधिकार क्या है। इसमें आर्टिकल 12 से लेकर आर्टिकल 35 तक की चर्चा की गई है, जिसमें बताया गया है कि मौलिक कौन कौन से मौलिक अधिकार व्यक्तियों के पास है। ठीक है, तो जब हम बात करते हैं तो आर्टिकल 12 और 13 बताता है कि किन अधिकारों को मौलिक अधिकार कहा जाता है। उनके अनुसार माना जाता है कि मौलिक अधिकार वे मौलिक अधिकार हैं जो व्यक्तियों को किसके द्वारा प्रदान किए गए हैं, संविधान के द्वारा प्रदान किए गए हैं। और इनकी सुरक्षा का दायित्व किसको दिया गया है, इनकी सुरक्षा का दायित्व दिया गया है जुडिशरी को। यानी कि दीज आर बेसिकली अ क्लेम विच लेजिटिमाइज बाय इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन एंड प्रोटेक्ट बाय जुडिशरी। राइट, फर्स्ट टाइम अगर बात की जाए तो संविधान, एक मिनट, हाँ एक मिनट होल्ड कीजिए। ओके, तो भारतीय संविधान के बारे में नेहरू रिपोर्ट 19, देखो कहा जाता है कि भारतीय संविधान की मांग सबसे पहले किसने करी, तो भारतीय संविधान में मौलिक अधिकार में नेहरू रिपोर्ट में 1928 में एक नेहरू के द्वारा एक रिपोर्ट प्रेजेंट की गई 1928 में, जिसके द्वारा मूल अधिकारों को भारत के संविधान में सम्मिलित करने की आकांक्षा प्रकट की गई। मतलब उन्होंने इस चीज के लिए रिक्वेस्ट डाली कि हमारा जो कॉन्स्टिट्यूशन बनेगा उसमें कुछ फंडामेंटल राइट्स को ऐड किया जाए। ठीक है, और इस चीज को एक्सेप्ट किया गया नेहरू रिपोर्ट के साथ कि जब बनाया जाएगा इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन उसमें हम लोग फंडामेंटल राइट्स को डालेंगे। जब इस पर डिस्कशन स्टार्ट हुआ तो बात की गई कि किस किस फंडामेंटल राइट्स को इसमें ऐड किया जाए। तो हमने सारे फंडामेंटल राइट्स जो है वो कहाँ से उठाए हैं, अमेरिका से। ऐसा नहीं है कि इंग्लैंड में फंडामेंटल राइट्स नहीं है, इंग्लैंड में भी फंडामेंटल राइट्स है, लेकिन वहां पर फंडामेंटल राइट जैसा कोई वर्ड नहीं है। फंडामेंटल राइट जैसा जो वर्ड है वो अमेरिकन कॉन्स्टिट्यूशन में देखा जाता है, इसे राइट ऑफ मैन कहा जाता है। वहीं से हमने कुछ अधिकार उठाए हैं। ठीक है, आर्टिकल 12 कहता है कि ये वे अधिकार हैं जिनको संविधान द्वारा लेजिटिमाइज किया गया है और जुडिशरी द्वारा इसे प्रोटेक्ट किया गया है। आर्टिकल 13 कहता है कि इसके इन अगर कोई भी सरकार के द्वारा कोई भी ऐसा कानून बनाया जाता है जो इन अधिकारों का शोषण करता हो या इन अधिकारों को खत्म करने की कोशिश करता है तो उस कानून को रद्द कर दिया जाएगा। यानी कि आर्टिकल 12 एंड आर्टिकल 13 जो है वो मौलिक अधिकारों को डिफाइन करता है और उसे प्रोटेक्ट करता है। अब क्वेश्चन आता है कि कौन कौन से फंडामेंटल राइट्स हमारे पास हैं। ठीक है, हमारे पास टोटल अब 6 फंडामेंटल राइट हैं। पहले हमारे पास 7 फंडामेंटल राइट्स थे, उसमें से आर्टिकल 31 जो है वो रिमूव कर दिया गया है, जो है हमारा राइट टू प्रॉपर्टी। अब हमारे पास 6 फंडामेंटल राइट्स हैं। हमारा पहला फंडामेंटल राइट्स है समानता का अधिकार। आर्टिकल 14 से लेके आर्टिकल 18 जो है वो समानता के अधिकार के बारे में चर्चा करता है। आर्टिकल 14 बोलता है कि किसी भी व्यक्ति को विधि के समक्ष समता और विधियों में समान संरक्षण से वंचित नहीं किया जा सकता। इसका अर्थ होगा कि देखो इसमें दो लाइन यूज की गई है। पहली कि विधि के समक्ष समता होगी, मतलब सारे के सारे लोग लॉ के सामने इक्वल होंगे। ये वाली जो टर्म है ये हमने ली है इंग्लैंड से। एबी डाइसी जो है इस टर्म की बात करते हैं कि इक्वालिटी बिफोर लॉ, कि सारे ही लोग इंडियन के जुडिशरी के सामने, लॉज के सामने इक्वल है। दूसरी लाइन इसमें ऐड की गई है कि विधियों के समान समान संरक्षण, कि आपको इक्वल अपॉर्चुनिटी बिफोर लॉ, मतलब सभी व्यक्ति जो लॉज के सामने उनको समान संरक्षण दिया जाएगा।
इसका अर्थ ये है कि अगर मान लो कि कोई व्यक्ति गरीब है और एक व्यक्ति अमीर है, तो जो अमीर है वो तो लॉयर हायर कर सकता है, लेकिन गरीब नहीं हायर कर सकता। तो उसको समान संरक्षण देने के लिए सरकार अपना लॉयर देगी, ताकि वो दोनों इक्वालिटी पे आ पाए, राइट। तो एक तरीके से उसे एडवांटेज दिया जाएगा ताकि वो इक्वालिटी पे आ पाए। और हमने ये वाली जो टर्म है, ये टर्म हमने उठाई है अमेरिका से, ठीक है। तो आर्टिकल 14 बोलता है कि सभी विधि के समक्ष समान है और सभी को समान संरक्षण दिया जाएगा। आर्टिकल, अब देखो, आर्टिकल 14 से लेके आर्टिकल 18, ये सारे 5 अनुच्छेद हैं जो बताते हैं कि किस किस प्रकार की समानता हमें प्रदान है। पहली है जो समक्ष समानता की बात करती है। दूसरी बोली जाती है कि किसी भी व्यक्ति के साथ 5 ग्राउंड्स पे, रिलीजन, कास्ट, सेक्स, रेन और बर्थ प्लेस, इस आधार पर, यानी कि धर्म, मूल वंश, जाति, लिंग और जन्म स्थान, इसके आधार पर किसी भी प्रकार का विभेद नहीं किया जाएगा। मतलब ऐसा नहीं है कि अगर आपकी कास्ट अलग है, आपका धर्म अलग है, तो आपको किसी पब्लिक प्लेस पे जाने से रोक दिया जाएगा, ऐसा आप नहीं कर सकते, ठीक है। आर्टिकल 16 बोलता है कि जो भी लोक नियोजन के विषय होंगे, मतलब जो भी अपॉर्चुनिटीज होंगी, जो जॉब अपॉर्चुनिटी हुई, एजुकेशन अपॉर्चुनिटी हुई, वहां पर भी इन 5 ग्राउंड्स के आधार पर किसी भी तरीके का कोई भी डिस्क्रिमिनेशन नहीं किया जाएगा। मतलब आप धर्म, मूल वंश, जाति, लिंग या जन्म स्थान के आधार पर किसी भी व्यक्ति के बीच में डिस्क्रिमिनेट नहीं कर सकते। इसको हम लोग आगे और पढ़ेंगे जब हम लोग डीपीएससी पढ़ेंगे कि रिजर्वेशन कहाँ से आया। जब आर्टिकल 16 ये बात कहता है कि भाई जॉब्स में किसी भी प्रकार का डिस्क्रिमिनेशन नहीं होगा, सब इक्वल है, तो रिजर्वेशन कहाँ से है, इसको हम जब डीपीएससी पढ़ेंगे तब हम इसको और बेहतर तरीके से समझेंगे। आर्टिकल 16 बोलता है कि अस्पृश्यता का अंत, मतलब अनटचेबिलिटी को खत्म किया जाएगा। किसी भी प्रकार से आप किसी भी व्यक्ति के साथ छुआछूत नहीं कर सकते। आर्टिकल 18 बोलता है कि उपाधियों का अंत, मतलब आप कोई भी एक्सेस टाइटल यूज नहीं कर सकते। फॉर एग्जाम्पल, मैं अपने नाम के आगे अगर चाहूं तो महारानी भावना नहीं लिख सकती, क्योंकि महारानी क्या है कि तुम अपनी रेपुटेशन दिखा रहे हो। तो आप इन वर्ड्स का यूज नहीं कर सकते, क्योंकि अगर आप इस्तेमाल कर रहे हो इसका मतलब आप दूसरों को अपने आप से अलग कर रहे हो। तो ये 5 तरह की जो है वो समानता दी गई कि व्यक्ति जो है, जो भारत में रहता है, उसे इन 5 समानता का अधिकार है। अगर इसमें से एक भी प्रकार से उसके साथ डिस्क्रिमिनेशन किया जाता है तो वो सुप्रीम कोर्ट में जाकर इसके खिलाफ केस दर्ज करवा सकता है। क्लियर है सबको? ओके, नाउ वी टॉक अबाउट द लिबर्टी कि राइट टू फ्रीडम क्या है। देखो, कॉन्सेप्ट है राइट टू फ्रीडम, राइट। तो आर्टिकल 90 से लेके आर्टिकल 22 तक, ठीक है, आर्टिकल 19 से लेके आर्टिकल 22 तक बात करता है राइट टू फ्रीडम की, ठीक है, यानी कि स्वतंत्रता का अधिकार। इससे पहला अधिकार आता है आर्टिकल 19, जिसे कहा जाता है पूर्ण रूप से राइट टू लिबर्टी, राइट। कि देखो, स्वतंत्रता में जो स्वतंत्रता का शब्द है उसमें सिर्फ आजादी होना ही स्वतंत्रता नहीं है, और भी प्रकार की आजादी है। तो आर्टिकल 19 जो है वो बताता है कि किस किस प्रकार की आजादी है आपको। आर्टिकल 19 में जो है 6 चीजें आती हैं। पहली कि भाई आपको कहीं भी आपको बोलने का अधिकार है, ठीक है। दूसरा, आपको बोलते हैं कि भाई मुझे जो भी है, मुझे, मैं चाहूं तो कोई सरकार आई और मुझे लगता है कि ये सरकार गलत कर रही है, तो मेरे पास ये अधिकार है कि मैं उसके खिलाफ बोल सकती हूँ, ठीक है, मुझे रोका नहीं जा सकता। तो यानी कि जो हम लोग पढ़ते हैं, न्यूज़पेपर पढ़ते हैं, ये सब क्या है, फ्रीडम ऑफ स्पीच है, ठीक है। हमारे पास सूचना पाने का अधिकार है कि अगर आपने किसी भी चीज को बताया है, कुछ कहा है, तो हमारे पास ये राइट है कि हमें उसकी इंफॉर्मेशन होनी चाहिए, ठीक है। तो ये आर्टिकल 19 के फर्स्ट पार्ट में आता है। आर्टिकल 19 का सेकंड पार्ट है जिसमें बोला जाता है कि हम लोग शांतिपूर्वक बैठ के डिस्कशन कर सकते हैं, मतलब अगर हम चाहें तो साथ में बैठ के किसी भी चीज पर डिस्कशन कर सकते हैं, ठीक है। आर्टिकल 19 का थर्ड पार्ट कहते हैं कि हमें संगम व संघ सोसाइटी बनाने का अधिकार है, ठीक है, बैठ के हम लोग एसोसिएट भी कर सकते हैं, ठीक है। इसका फोर्थ पार्ट कहता है कि भाई हमको साथ में बैठ कहीं भी कहीं भी घूमने की आजादी है, हम कहीं भी जा सकते हैं, भारत के किसी भी पार्ट में हम लोग जा सकते हैं। कुछ जगह पे एक्सेप्शन है, उसके रीजन है, लेकिन हमें जाने की आजादी है। हमें कहीं भी रहने की आजादी है, हम वहां गए और हम वहां पे रह भी सकते हैं। उसके अलावा हमें कोई भी काम करने की आजादी है। तो बेसिकली हमें 6 प्रकार की आजादी दी गई है
कि भाई आप कुछ भी बोल सकते हो, अगर आपको लगता है कि वो किसी तरह का वॉयलेंस क्रिएट नहीं करता है और वो किसी के बारे में झूठी अफवाह नहीं है, तो आप उसके खिलाफ बोल सकते हो। आप कहीं भी बैठकर डिस्कशन कर सकते हो, आप एक ग्रुप बना सकते हो, राइट? आपको कहीं भी आने जाने की आजादी है, आपको कहीं भी रहने की आजादी है और आपको कोई भी काम करने की आजादी है। तो ये 6 प्रकार की आजादी हमें आर्टिकल 19 देता है। उसके बाद 44वें संशोधन में इसमें से आप सब मेरी आवाज सुन पा रहे हैं? यस मैम, आपकी आवाज आ रही है। मतलब मैं बहुत तेज तेज तो नहीं बोल रही हूँ? चलो, अब आर्टिकल 20 क्या बोलता है? आर्टिकल 20 का मतलब, हाँ जी बोलो। हाँ मैम 44 मतलब सॉरी 44 मतलब आवाज, तुम्हारी आवाज मुझे क्लियर नहीं, क्या वर्ड बोल रहे हो तुम? 44 आर्टिकल 44 अमेंडमेंट हुआ था जिसमें से सिर्फ 7 जो राइट 7 टाइप की जो लिबर्टी थी वो हटा दी गई थी, ठीक है? परचेज करने की लिबर्टी है वो हटा दी गई थी, ठीक है? चलो, आर्टिकल 20 का संबंध क्या है? आर्टिकल 20 का संबंध है कि हम अपराधों के लिए दोष सिद्धि के संबंध में संरक्षक है। मतलब अगर आपको लगता है कि आपने कुछ गलत किया है और आपको उठा के ले जाया जा रहा है और आपको नहीं पता कि क्यों उठाया जा रहा है, तो आपके पास ये अधिकार है कि आप सरकार से सवाल कर सकते हैं कि हमें किस बुनियाद पर आप उठा के लेके जा रहे हैं, और उन्हें इसका जवाब आपको देना पड़ेगा, ठीक है? मतलब आप, जब तक आपका अपराध जो है वो साबित नहीं हो जाता, तब तक आपको अपराधी नहीं कहा जाएगा। और उस दोष सिद्धि के संरक्षण के लिए कि भाई अगर आप मुझे उठा रहे हैं तो मुझे बताइए कि आपने मुझे क्यों उठाया, ठीक है? आपको मुझे पूरी इंफॉर्मेशन देनी पड़ेगी और आपको 24 घंटे के अंदर मुझे मजिस्ट्रेट के सामने प्रेजेंट भी करना पड़ेगा, ठीक है? आर्टिकल आपको सारे की ह्यूमिलेशन से बताता है जहां पर वो बिना बताए आपको जेल में डाल दे, ठीक है? अब ऐसा ऐड, हाँ जी बोलिए विनीत। मैम वॉइस ब्रेक हो क्या रही है, एक बार रिपीट कर दीजिए, वो आपने पीछे थोड़ा बोला। अब आ रही है? जी अभी आ रही है। ओके, आर्टिकल 20 बोलता है कि आपके पास अपराधों के लिए दोष सिद्धि के संबंध में संरक्षण का अधिकार है। कि फॉर एग्जाम्पल कि अगर आपको उठाया जा रहा है, पुलिस वाले आपको, यू हैव दैट राइट कि आप उनसे पूछ सकते हो कि जाया जा रहा है, ठीक है? दूसरी बात, उन्हें आपको 24 आवर्स के अंदर रखना होगा, ठीक है, ताकि आप अपने आप को इससे बचा सके। आर्टिकल 21 आपको प्राण एवं दैहिक, मतलब आर्टिकल 21 बोलता है कि आपके पास जीने का अधिकार है। ये डिग्निटी की बात करते हैं कि आपके पास डिग्निटी का राइट है। मैं इसका एक बहुत अच्छा एग्जांपल बताती हूँ कि 1985 में जब इमरजेंसी लगी तो इसके ऊपर एक केस डाला गया कि उस टाइम काफी लोगों को उठा के जेल में डाल दिया गया था। हाँ जी राजकुमार बोलो। मैम आपकी आवाज नहीं आ पा रही, तो कट कट के आती है। एक मिनट रुको, अब आ रही है मेरी आवाज सबको? यस मैम। चलो, हाँ कभी कभी ब्रेक हो जाती है, नेटवर्क इश्यूज हो जाते हैं ना, उसकी वजह से आवाज ब्रेक हो जाती है, ठीक है? अब ठीक है आवाज? यस मैम। चलो यस मैम ठीक है। तो आर्टिकल, हाँ मैं केस बता रही थी आर्टिकल 21 के ऊपर। जब इंडिया में जब इमरजेंसी लगी 1975 में, उस टाइम पे सुप्रीम कोर्ट में केस गया क्योंकि उस टाइम पे लाखों लोगों को उठा के जेल में डाल दिया गया था। तो ये आपको बुक में नहीं मिलेगा, ये मैं एक नॉर्मल एक्सपीरियंस बता रही हूँ। तो उसमें जब केस लड़ा गया तो उसमें पूछा गया कि आपने जिस तरीके से लोगों को उठाया तो ये तो आपके आर्टिकल 21 का दहन है। तो सुप्रीम कोर्ट ने भी उस टाइम पे यही जजमेंट दी कि जब भारत में इमरजेंसी लगेगी तो आर्टिकल 21 को रद्द कर दिया जाएगा। लेकिन 1978 में जब 44th अमेंडमेंट हुआ तो इस चीज को कंपलसरी कर दिया गया, चाहे कोई भी सिचुएशन हो, इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन का आर्टिकल 21 और आर्टिकल 20 को हम लोग रद्द
नहीं कर सकते, राइट। आर्टिकल 20 यानी कि अगर आपके ऊपर कोई अपराध लगा है तो आपको उसके पूरे बारे में जानकारी होनी चाहिए। और आर्टिकल 21 आपकी जीवन का अधिकार, कि आपको एक डिग्निफाई लाइफ दी जाएगी। आपके जीवन को आपके जीवन को छीनने का अधिकार किसी के पास नहीं है, ठीक है। इसके बाद इसमें आर्टिकल 21A, हाँ, आर्टिकल 21 बात करता है जीवन के अधिकार की। अभी रिसेंटली 86th अमेंडमेंट हुआ, 86वां संशोधन किया गया और उसके अंदर 2002 में शिक्षा का अधिकार जोड़ दिया गया, जिसे आर्टिकल 21A के नाम से जाना जाता है, ठीक है। भारत में हर व्यक्ति के 6 से 14 वर्ष के व्यक्ति के पास बिना पैसे दिए यानी कि मुफ्त शिक्षा का अधिकार है, ठीक है। आर्टिकल 21A कहता है। आर्टिकल 22 बोलता है कि किसी भी कुछ दशाओं में गिरफ्तारी और निरोध से संरक्षण का प्रावधान किया गया है, कि अगर आपको गिरफ्तार किया गया है तो किस कंडीशन में आपको उठाया गया है, इस सब के बारे में बताया जाएगा। फॉर एग्जाम्पल, इसका मैं एग्जाम्पल समझाती हूँ तुमको, ठीक है। मान लो कि किसी व्यक्ति को जेल में उठा के डाल दिया गया है, ठीक है। तो उसको अगर डाला गया है तो अगर उसके पास कोई राइट नहीं हुआ, क्योंकि वो तो जेल चला गया, तो वो जेल से बाहर कैसे आएगा। मैंने उठा के, अगर पुलिस वाले किसी व्यक्ति को उठा के जेल में डाल देंगे तो उसे निकलना होगा, तो वो कैसे निकलेगा वहां से, बताइए। उसके मतलब उसके अधिकार के लिए हमको सबसे पहले कोई प्रूफ ऐसा एकत्रित करना होगा जिससे हम उसको सही साबित कर सके और उसको बाहर निकाल सके। देखो, अगर मान लो कि मुझे जेल में डाल दिया जाएगा तो मेरा केस कौन लड़ेगा। वकील का बयान, मैं तो जेल में हूँ। अरे मैं तो जेल में हूँ ना, तो केस कैसे लड़ूंगी मैं, नहीं लड़ सकती ना। तो एक्चुअली आर्टिकल 22 ही तुम्हें ये राइट देता है कि अगर आपको किसी भी केस में उठा लिया गया है, आपको बिना आपको इन्फॉर्म किए गए, तो आपके पास ये राइट है कि आप कंसल्ट कर सकते हैं खुद को बचाने के लिए, यानी कि आप लॉयर हायर कर सकते हैं, आप अपने आप को डिफेंड कर सकते हैं। तो आर्टिकल 22 ही तुम्हें ये राइट देता है कि यू हैव दैट राइट टू कंसल्ट एंड टू डिफेंड योरसेल्फ। आपको अगर पुलिस उठा के ले गई है, आपको पता भी गया है क्यों ले जाया गया है, इसके बाद भी आप अपने आप को सुरक्षित कर सकते हो, क्योंकि आपके पास अधिकार है कि आप कंसल्ट कर सकते हैं, आप लॉयर हायर कर सकते हैं। क्लियर हुआ। इसीलिए आर्टिकल 20, 21 और 22 सबसे इंपॉर्टेंट माने जाते हैं, ठीक है। ओके, अब हम बात करते हैं आर्टिकल 23 और 24। आर्टिकल 23 और 24 बेसिकली क्या है, शोषण के विरुद्ध अधिकार है। आर्टिकल 23 बोलता है कि मानव के दुर्व्यापार और बलात् श्रम का प्रतिषेध, मतलब आप व्यक्ति को ना तो बेच खरीद सकते हैं, ना ही छोटे बच्चों से आप काम करा सकते हैं। आर्टिकल 23 कहता है प्रोहिबिशन ऑफ ट्रैफिक इन ह्यूमन बीइंग एंड द फोर्स लेबर, कि आप किसी भी व्यक्ति को ना बेच खरीद सकते हैं, ना ही किसी से जबरदस्ती काम करवा सकते हैं, ठीक है। व्यक्ति के पास ये अधिकार है कि अगर उसे बेचा और खरीदा जाता है तो वो इसके खिलाफ सुप्रीम कोर्ट में केस कर सकता है। और अगर उससे जबरदस्ती का काम करवाया जाता है, यानी कि फ्री में काम करवाया जाता है, या फिर उससे पैसे उतने नहीं दिए, उससे ज्यादा काम करवाया जाता है, तो भी वो इसके खिलाफ जो है वो कंप्लेन कर सकता है, ठीक है। आर्टिकल 24 बोलता है कि 14 वर्ष से कम उम्र के व्यक्ति को किसी भी प्रकार के कारखानों, खनन में काम नहीं करने दिया जाएगा। मतलब आपके पास ये अधिकार है कि अगर आप 14 साल से कम के हैं और आपसे किसी खनन में या किसी कारखाने में काम कराया जाता है, तो ये कानूनी जुर्म है, और अगर ऐसा करते हुए कोई भी सरकारी कंपनी या कुछ भी पकड़ा जाता है तो कंपनी बंद कर दी जाती है, ठीक है। तो आर्टिकल जो हमारा 23 और 24 है, हमें शोषण के विरुद्ध अधिकार देता है, कि अगर हमारा किसी प्रकार से शोषण होता है तो हम इसके खिलाफ भी कंप्लेन दर्ज करा सकते हैं,
ठीक है। इसके बाद आता है तुम्हारा आर्टिकल 25। आर्टिकल 25 से आर्टिकल 28 जो है वो तुम्हें धर्म की स्वतंत्रता का अधिकार देता है। मतलब आप किसी भी प्रकार के धर्म को अपनाना, उसे प्रचार करना, उसे सुरक्षित करने का अधिकार रखते हैं। ठीक है। आर्टिकल 25 कहता है कि प्रत्येक व्यक्ति को अपने धर्म का प्रचार करने का अधिकार है। इसका एग्जाम्पल बताते हैं कि जो सिख होते हैं वो कृपाण रख सकते हैं, है ना। जो मुस्लिम लोग हैं वो दाढ़ी रख सकते हैं। कुछ केसेस होते हैं जहां पर उन्हें अलाउड नहीं है, लेकिन वो रख सकते हैं, उनको आप बैन नहीं कर सकते। बुर्खा पहन सकती हैं औरतें चाहे तो, और चाहे वो पढ़ने कहीं पे जा रही है तो भी वो पहन सकती है। जो हिंदू है वो तिलक लगा सकते हैं। तो ये क्या है कि ये उनकी धार्मिक आइडेंटिटी है, उनकी धार्मिक पहचान है, और वो अपनी धार्मिक पहचान को सुरक्षित करने का अधिकार अपने पास रखते हैं। ठीक है। आर्टिकल 25 से लेके आर्टिकल 28 जो है वो इसकी बात करता है कि क्या क्या है। तो आर्टिकल 25 बोलता है कि भाई अपने धर्म को का प्रचार करने का अधिकार है। आर्टिकल 26 बोलता है कि धार्मिक कार्यों के प्रबंध की स्वतंत्रता है। इसका एग्जाम्पल क्या है कि मान लो अगर मैं चाहूं कि कल भंडारा कराना चाहती हूँ तो मैं करा सकती हूँ, मुझे कोई रोकेगा नहीं, क्योंकि मेरे पास अधिकार है कि मैं भाई अपने कोई भी धार्मिक कार्यों को कर सकती हूँ। मैं कल चाहूँ अपने यहाँ कीर्तन करवाना चाहूँ तो मैं करवा सकती हूँ। ठीक है। मैं कल चाहूँ कि मैं रैली निकलवाऊं किसी भी उसकी ईश्वर किसी भी भगवान की फोटो लगवा के रथ यात्रा निकलवाऊं तो मैं निकलवा सकती हूँ, क्योंकि मेरे पास ये अधिकार है। ठीक है। आ रहा है सबको समझ में कि कुछ नहीं आ रहा है? यस मैम, यस हाँ। मैम, आ रहा है। ओके। आर्टिकल 27 बोलता है कि किसी भी व्यक्ति को टैक्स कंट्रीब्यूट करने के लिए आप फोर्स नहीं कर सकते किसी भी प्रकार के रिलीजन्स को मेंटेन करने के लिए, कि इंडिविजुअल जो है वो अपनी मर्जी से चाहे तो किसी भी धर्म को अपना सकता है। जैसे पहले के समय में क्या होता था कि अगर आप हिंदू हो तो आपको कर देना पड़ता था। ठीक है। आपको धार्मिक कर देने पड़ते थे, उसमें से एक जजिया कर भी था कि अगर आपको अपने किसी भी रिलीजियस प्लेस पे जाना है तो आपको पे करना पड़ेगा। तो भारतीय संविधान के आर्टिकल 27 में ये ऐड किया गया है कि आप किसी भी धर्म को अपना रखा है और उसको मेंटेन करने के लिए या उसको बढ़ाने के लिए आपसे कोई भी टैक्स नहीं लिया जा सकता। आर्टिकल 28 बोलता है कि इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन क्या कहता है कि आपको अपने रिलीजन को प्रमोट करने के लिए एजुकेशनल इंस्टीट्यूशन खोजने का भी अधिकार है। जैसे हम लोग कैथोलिक स्कूल्स देखते हैं, कैथोलिक कॉलेजेस देखते हैं, है ना, मदरसा देखते हैं, और हम लोग क्या चलाते हैं, आश्रम चलाते हैं। तो ये सब खोलने का अधिकार हमारे पास है। भारतीय संविधान धर्म को प्रमोट करने का पावर जो है वो व्यक्तियों को देता है कि भाई आप इसे सुरक्षित भी कर सकते हैं, इसे आप बढ़ा भी सकते हैं, आपसे टैक्स नहीं लिया जाएगा किसी भी धर्म को बढ़ाने के लिए, और अगर आप चाहें तो अपने धर्म को सुरक्षित करने के लिए एजुकेशनल इंस्टीट्यूशंस भी खोल सकते हैं। ठीक है। कि भाई लोग क्या करते हैं कि आश्रम खोलते हैं, वहां पे बच्चों को पढ़ाया जाता है, मदरसे में बच्चों को पढ़ाया जाता है ना, कैथलिक स्कूल्स में पढ़ाया जाता है। तो ये सब क्या है, ये एजुकेशनल इंस्टीट्यूशन है जो रिलीजन को प्रमोट किए जाते हैं। ठीक है। तो आर्टिकल 25 से आर्टिकल 28 जो है वो फंडामेंटल राइट है, जहां पर आपको अपने धर्म को धर्म की को बढ़ाने की और उसको अपनाने की स्वतंत्रता दी जाती है। ठीक है। उसके बाद आता है तुम्हारा आर्टिकल 29 और आर्टिकल 30। आर्टिकल 29 और 30 जो बेसिकली है वो संस्कृति और शिक्षा संबंधी अधिकार है। हमारा कोई धर्म है, हमारी कोई संस्कृति है, फॉर एग्जाम्पल जैसे हमारी लैंग्वेज है संस्कृत। ठीक है। संस्कृत लैंग्वेज कोई धर्म से जुड़ी हुई नहीं है, वो एक कल्चर है। लेकिन अगर वो खत्म हो रही है, धीरे धीरे उसकी वैल्यू कम हो रही है या लोग उसको पढ़ना नहीं चाहते, तो और हम चाहें तो अपनी संस्कृत लैंग्वेज को प्रमोट करने के लिए एजुकेशन सेंटर खोल सकते हैं। लोगों को उसे पढ़ाने के लिए हम लोग इनिशिएटिव अपना सकते हैं। सरकार इसमें हमें बिल्कुल नहीं रोकेगी, क्योंकि आपके पास ये अधिकार है कि भाई अगर आपकी कोई भी चीज अल्पसंख्यक में है, या वो धर्म हो, चाहे आपका कल्चर हो, चाहे आपका ट्रेडिशन हो, और उसको कम से कम लोग जो है वो एक्सेप्ट करते हैं, तो आप उसे प्रोटेक्ट करने का अधिकार रखते हैं। आर्टिकल 29 बोलता है कि अल्पसंख्यक वर्गों के हितों के संरक्षण का अधिकार है। कि अगर हमारी कल्चर बहुत, जैसे मान लो कि अंडमान और निकोबार है, अंडमान निकोबार पे जो जनजातियां रहती हैं उनकी संख्या बहुत कम है, उनका अपना कल्चर है। तो सरकार ने क्या करा है, सरकार ने उनके एरिया को प्रिजर्व कर दिया, उनके एरिया को क्या किया है, सिक्योर कर दिया है कि भाई इनका कल्चर जो है वो खत्म ना हो, क्योंकि इनके पास ये अधिकार है कि ये अपने जो भी ट्रेडिशन है उसको सिक्योर कर पाए।
ठीक है। तो बेसिकली छोटे छोटे भारत जो है वो डाइवर्सिटी से भरा हुआ स्टेट है, कंट्री है। अलग अलग धर्म है, अलग अलग भाषाएं हैं, अलग अलग कल्चर है। तो सभी कल्चर जो है वो मेजोरिटी में नहीं है, ज्यादा से ज्यादा लोग उसको फॉलो नहीं करते। कुछ कुछ जो है वो माइनॉरिटीज में है, बहुत छोटे लेवल पे है। जैसे हमारे यहाँ जूइश जो है, यहूदीज जो है वो बहुत कम है। तो ये अपना कल्चर प्रमोट कर पाए, ये अपने कल्चर को प्रोटेक्ट कर पाए, इसके लिए सरकार इन्हें अधिकार देती है कि आप अपने वर्ग के लोगों के कल्चर का, अपने संस्कृति का जो है संरक्षण कर सकते हैं। ठीक है। और इसको प्रमोट करने की पावर भी जो सरकार देती है कि भाई अगर आपको लगता है कि आपको मेन स्ट्रीम से हटाया जा रहा है, यानी कि आपका कोई दामोदारी नहीं है भारतीय राजनीति में, तो आपको क्या किया जाएगा, संरक्षण दिया जाएगा कि भाई आप भी जो है वो इसमें रहें। इसका एक एग्जाम्पल है एंग्लो इंडियन सीट। ठीक है, कि भारत में क्या किया गया था कि एंग्लो इंडियन की संख्या बहुत कम है, तो वो पार्टिसिपेट नहीं कर सकते इंडियन पॉलिटिक्स में। तो इन्होंने क्या किया था कि 2 सीट्स एंग्लो इंडियन की सुरक्षित कर दी थी। अब हटा दी गई हैं क्योंकि अब तो एंग्लो इंडियन बहुत कम हो गए। लेकिन पहले ये चीज क्या थी कि 2 सीटें एंग्लो इंडियन के लिए रखी गई थी कि भाई वो इंडियन पॉलिटिक्स में यहाँ पर रहेंगे। ठीक है। आर्टिकल 30 बोलता है कि अल्पसंख्यक वर्गों के शिक्षा संस्थाओं की स्थापना एवं प्रशासन करने के अधिकार है। ठीक है। अगर अल्पसंख्यक वर्ग अपने धर्म से या अपनी कल्चर से संबंधित कोई शिक्षा संस्थान खोलना चाहते हैं, तो उनकी स्थापना करना और उनका प्रशासन कैसे चलेगा, इसको वो खुद देखेंगे। मतलब कि सरकार उनके द्वारा खोले गए शिक्षण संस्थान में किसी भी तरह का इंटरफेयर नहीं करती है। जैसे मान लो कि किसी ने मदरसा खोला है, तो वो बच्चों को कैसे पढ़ाएगा, क्या पढ़ाएगा, ये वो खुद देखेगा। वो कितनी फीस लेगा भी कि नहीं लेगा, तो ये उसका खुद का अधिकार है। सरकार इसमें किसी प्रकार का इंटरफेरेंस नहीं करती है। क्लियर हुआ इतना? क्लियर हुआ सबको ये यहाँ तक, आर्टिकल 12 से लेके आर्टिकल 30 तक? मैम। किसी को कुछ पूछना है इसमें? हाँ पूछिए। चलो, आर्टिकल 30 खत्म हो गया। आर्टिकल 31 जो था वो हमारा राइट टू प्रॉपर्टी था। राइट टू प्रॉपर्टी यानी कि हमारे पास संपत्ति का अधिकार था, कि हमारी जो संपत्ति है उसे सुरक्षित रखने का और उस पर अपना अधिकार रखने का हमारा अधिकार है। उसे कोई भी जबरदस्ती हमसे नहीं छीन सकता। लेकिन बाद में 44th अमेंडमेंट के थ्रू पूरी तरीके से संपत्ति के अधिकार को हटा दिया गया। अब जो राइट टू प्रॉपर्टी है वो हमारा लीगल राइट बन गया है, जो आर्टिकल 300A के अंडर आता है। ठीक है। तो आर्टिकल 31 को हटा दिया गया है। अब सबसे इंपॉर्टेंट जो हमारा राइट है वो है आर्टिकल 32। आर्टिकल 32 हमारा बात करता है संवैधानिक उपचारों का अधिकार। देखो, हमें सारे अधिकार दे दिए गए और उन अधिकारों की सुरक्षा के लिए जो है वो पावर जो है सुप्रीम कोर्ट को और हाई कोर्ट को दे दी गई। लेकिन इम्पोर्टेंट ये है कि किस आधार पर हाई कोर्ट और सुप्रीम कोर्ट इसमें इंटरफेयर करेंगे, कि भाई ये अधिकार में उनका नाम तो कहीं है नहीं। तो सुप्रीम कोर्ट और हाई कोर्ट के अधिकार के लिए आर्टिकल 32 बनाया गया। अंबेडकर कहते हैं कि व्यक्ति के पास सारे अधिकार हैं, लेकिन मान लीजिए अगर इन अधिकारों का उन्मूलन होता है या इन अधिकारों को उनसे छीना जाता है, तो वो इसे कैसे बचाएंगे, सुप्रीम कोर्ट के पास किस आधार पर जाके केस करेंगे। तो उन्होंने बोला इसके लिए हम लोग आर्टिकल 32 बनाते हैं। इसी को कहा जाता है कि ये मौलिक अधिकार की क्या है, हाँ वेरी गुड, 5 रिट्स है ना। कहा जाता है कि ये मौलिक अधिकार का दिल है। मौलिक अधिकार की इसमें जीवन बसता है कि मौलिक अधिकार तभी तक सुरक्षित हैं जब तक आर्टिकल 32 सुरक्षित है। आर्टिकल 32 सुप्रीम कोर्ट को और आर्टिकल 226 हाई कोर्ट को ये पावर देता है कि वो 5 प्रकार के रिट जो है वो जारी कर सकते हैं। ठीक है, इसके माध्यम से वो मौलिक अधिकारों की सुरक्षा करेंगे। इसमें पहला रिट आता है बंदी प्रत्यक्षीकरण का। हेबियस कॉर्पस, वेरी गुड। चिंटू, मैं इंग्लिश और हिंदी दोनों में पढ़ाऊं ना बच्चों आपको? यस मैम। हाँ, तो पहला जो हमारा रिट आता है, देखो राइट्स तो हमारे पास है, लेकिन सुप्रीम कोर्ट के पास क्या राइट है कि वो हमारे राइट्स के लिए लड़े। तो उसको ये जो 5 रिट दिए गए ना, ये एक राइट का रूप है उसके पास, कि वो इन 5 रिट्स के माध्यम से व्यक्तियों के मौलिक अधिकारों की सुरक्षा करता है। तो हमारा जो पहला रिट होता है उसे बोला जाता है बंदी प्रत्यक्षीकरण, इंग्लिश में बोला जाता है हेबियस कॉर्पस। ठीक है, इसका मतलब होता है कि सुप्रीम कोर्ट
किसी भी गिरफ्तार व्यक्ति को न्यायालय में सामने प्रस्तुत करने का आदेश देता है। जो हमने आर्टिकल 21 और आर्टिकल 20 में पढ़ा था और 22 में, कि अगर आपको गिरफ्तार किया जाता है तो आपको कोर्ट के सामने रखना पड़ेगा। लेकिन कैसे रखना पड़ेगा, नहीं रखेगा तो आप क्या कर लोगे? तो इसी के लिए आर्टिकल 32 का फर्स्ट रिट दिया गया कि सुप्रीम कोर्ट के पास ये पावर है कि अगर किसी व्यक्ति को नहीं प्रेजेंट किया गया है तो वो किसी भी व्यक्ति को, किसी भी पुलिस अकेडमी को, किसी भी पुलिस स्टेशन को ये आदेश दे सकता है कि उस व्यक्ति को सामने लाया जाए। और अगर उसे लगता है कि इसे जो गिरफ्तार किया गया है वो तरीका गलत है या जो इस पे इल्जाम लगाया गया है वो सही नहीं है, तो वो उस व्यक्ति को छोड़ सकता है। ठीक है, ये पावर सुप्रीम कोर्ट के पास है। सेकंड होता है हमारे पास परमादेश। चिंटू कुछ बोलना है तुम्हें? ओके, ठीक है। सेकंड होता है हमारे पास परमादेश। परमादेश को इंग्लिश में बोला जाता है मैंडेमस। ठीक है, मैंडेमस क्या कहता है? मैंडेमस कहता है कि अगर जब मैंडेमस का मतलब होता है कि जब न्यायालय को ये लगता है कि कोई सार्वजनिक पदाधिकारी अपने कानूनी और संवैधानिक दायित्वों का पालन नहीं कर रहा है और इससे किसी व्यक्ति के मौलिक अधिकार प्रभावित हो रहे हैं, तो वो इसके लिए आदेश जारी कर सकता है। ठीक है, इसका एक मतलब क्या हुआ कि मान लो को कभी ऐसा होता है कि किसी को कोई जॉब दी गई है, कोई आईएएस ऑफिसर है और उसको जो काम दिए गए हैं वो उस काम को नहीं कर रहा है। ठीक है, और वो क्या कर रहा है कि भाई अपने हिसाब से कोई भी ड्यूटी कर रहा है, कोई भी काम जो भी उसका ड्यूटी, जैसे मान लो कि किसी व्यक्ति की जमीन हड़प ली गई है ना, या सोसाइटी में पानी नहीं है, या सोसाइटी में बहुत ज्यादा दंगे फसाद हो रहे हैं, तो लोग कंप्लेन करने पहुंचे और वो ये काम नहीं कर रहा। ठीक है, तो अब उनके जो लोग हैं उनका तो शोषण हो रहा है, उनके अधिकार छीने जा रहे हैं, तो वो सब सुप्रीम कोर्ट में केस करेंगे। तो सुप्रीम कोर्ट के पास ये रिट होता है कि वो कमांड कर सकता है कि अगर आप अपना काम नहीं कर रहे हैं तो आप अपना काम करें। अगर वो इस अपने दायित्वों का पालन नहीं कर रहे हैं तो वो अपने दायित्वों का पालन करें। अगर वो ऐसा नहीं करते हैं तो उन्हें उनकी पोस्ट से हटा दिया जाएगा। ठीक है, तीसरा हमारे पास होता है प्रतिषेध। हाँ जी बोलिए। क्या हुआ? चलो, तीसरा हमारे पास होता है प्रतिषेध। प्रतिषेध का मतलब होता है कि जब कोई निचली अदालत अपने अधिकार क्षेत्र का अतिक्रमण करके किसी मुकदमे की सुनवाई करता है तो ऊपरी अदालतें उसे ऐसा करने से रोकने के लिए प्रतिषेध जारी कर सकती है। प्रतिषेध का मतलब होता है कि भाई वो किसी भी, जैसे मान लो कि जो हाई कोर्ट है या सुप्रीम कोर्ट है, वो ये पूछ सकती है कि भाई आप जो काम कर रहे हैं वो गलत है, राइट? आप जो कर रहे हैं वो आपके अधिकार क्षेत्र में नहीं आता। किसी न्यायालय में ऐसा होता है कि वो कोई केस लड़ रहे हैं और जिस केस में वो सुनवाई कर रहे हैं, जिस केस को उनके कोर्ट में चलाया जा रहा है, वो उनके क्षेत्र में आता ही नहीं है, मतलब वो उस एरिया में नहीं आता। तो हाई कोर्ट और सुप्रीम कोर्ट के पास ये पावर है कि वो उन्हें ऐसा करने से रोक सकती है कि भाई आपका ये एरिया में ये केस नहीं है तो आप इसके ऊपर कोई भी फैसला नहीं सुना सकते। ठीक है, फोर्थ होता है उत्प्रेषण। उत्प्रेषण का मतलब क्या होता है कि जब कोई भी निचली अदालत या सरकारी अधिकारी बिना अधिकार के कोई कार्य करता है तो न्यायालय उसके समक्ष विचाराधीन मामले को उसे लेकर उत्प्रेषण द्वारा उसे ऊपर की अदालत या अधिकारी को हस्तांतरित कर सकती है। इसका मतलब क्या होता है? उत्प्रेषण का मतलब, जैसे प्रतिषेध का मतलब होता है कि वो रोक देती है, और उत्प्रेषण का मतलब होता है कि अगर उसे लगता है कि जो ये काम किया जा रहा है ये इनके हक में नहीं है तो वो उस केस को उठा के किसी और को दे देंगी। जैसे कोई केस जो है वो निचली अदालत में चल रहा है, डिस्ट्रिक्ट कोर्ट में चल रहा है और वो उनके एरिया में नहीं आता, तो सुप्रीम कोर्ट क्या करेगी, उस हाई कोर्ट क्या करेगी, उस केस को उठा के दूसरे डिस्ट्रिक्ट कोर्ट में दे देगी जहां पर वो केस चलना चाहिए। ठीक है, या कोई किसी एरिया का जो, हाँ, केस ट्रांसफर कर देते हैं, केस ट्रांसफर कर देगी। हाँ, स्टिल जो हाई कमांड होती है, जैसे सुप्रीम कोर्ट है, हाई कोर्ट है, या जो हायर अथॉरिटीज हैं, उनके पास ये पावर होती है कि अगर उनके अंडर में जो लोग काम कर रहे हैं वो किसी और का केस अगर देख रहे हैं तो वो ये केस उठा के किसी और को ट्रांसफर कर सकते हैं। ठीक है, तो सुप्रीम कोर्ट, हाई कोर्ट ऐसा कर सकती है।
उसके बाद 5वां रिट उनके पास आता है, जिसमें वो व्यक्ति से पूछ सकते हैं कि किस अधिकार से, है ना, कि आप जो काम कर रहे हैं, जैसे मान लो कि कोई गवर्नमेंट जॉब पे बैठा हुआ है ना, और उस जॉब में के लिए वो एलिजिबल ही नहीं था, या फिर वो जो कर रहा है वो उसके उसमें आता ही नहीं है, उसके एरिया में आता नहीं है, तो सुप्रीम कोर्ट उससे ये क्वेश्चन पूछ सकती है कि आप किस अधिकार से ये काम कर रहे हैं। ठीक है। अच्छा, इंपॉर्टेंट क्या है कि जो ये ज्यादातर जो ये रिट्स है ना, ये ज्यादातर गवर्नमेंट अथॉरिटीज के लिए होते हैं। प्राइवेट अथॉरिटी पूरी तरीके से इन सारे रिट्स में नहीं आती है, वो इन रिट्स से बाहर होती है। ठीक है। इसलिए अगर तुम देखो तो जो गवर्नमेंट जॉब्स होती है, गवर्नमेंट अथॉरिटी होती है, उनका टाइम पीरियड होता है काम करने का, कैसे उनकी अपॉइंटमेंट होगी, ये सब होता है। लेकिन प्राइवेट अथॉरिटीज में ये सब ज्यादा नहीं होता है, क्योंकि ये जो प्राइवेट अथॉरिटीज होती हैं वो कई ऐसे रेट से जो होती है वो बाहर होती है। ठीक है। अब क्वेश्चन आता है कि ये जो मौलिक अधिकार है ये हमेशा बने रहते हैं, इसके ऊपर कई बार डिबेट्स हुई हैं। ठीक है। काफी सारे ऐसे केसेस रहे हैं जिन्होंने मौलिक अधिकार और डीपीएसपी के बीच में डिस्कशन किया है कि भाई मौलिक अधिकार व्यक्ति के हमेशा बने रहेंगे चाहे देश पे कोई भी दिक्कत आए। तो कई केसेस ऐसे हुए जिसमें बोला गया कि नहीं, मौलिक अधिकारों को भी सस्पेंड किया जा सकता है। लेकिन कुछ केसेस ऐसे हुए जहां पर बोला गया कि नहीं, मौलिक अधिकार हमेशा बने रहेंगे। सब नहीं बने रहेंगे, लेकिन कुछ अधिकार जो है वो व्यक्ति के लिए हमेशा रहेंगे, चाहे किसी प्रकार की इमरजेंसी लगी हो। ठीक है। जो कुछ केसेस हुए हैं ये हम लोग तब पढ़ेंगे जब हम लोग डीपीएसपी को पढ़ेंगे। कल क्लास जो होगी उसमें पहले तुमसे क्वेश्चंस पूछे जाएंगे, जो जो तुम्हें आज पढ़ाए गए हैं फंडामेंटल राइट्स, इससे रिलेटेड कुछ क्वेश्चन पूछे जाएंगे, और कौन कौन से आर्टिकल्स में ये आते हैं ये सब पूछा जाएगा। ठीक है। समझ में आया जो पढ़ाया गया है?